इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग। 17 एलिमेंट में बताइएगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। और यहाँ पर देखिएगा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और एस्टाटीन आएगा। और ग्रुप 17 एलिमेंट जो है हेलोजन फैमिली कहलाता है। बताइएगा ये हेलोजन फैमिली होता है, तो हेलोजन फैमिली है ये। और देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 7th ए ग्रुप या ग्रुप 17 एलिमेंट। तो देखिएगा 7th ए ग्रुप के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आपको बताते हैं ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। याद रखिएगा सारे के सारे हेलोजेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सारे के सारे हेलोजेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो कहेंगे ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात करते हैं देयर फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। याद रखिएगा इनके फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं। जैसे आपको बता दें फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैस होती है। फ्लोरीन लाइट येलो कलर की होती है जबकि क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की होती है। और ब्रोमीन जो बताइएगा लिक्विड के फॉर्म में होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और आयोडीन बताइएगा सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन ब्लैक होता है और सॉलिड फॉर्म में ब्लैक कलर का रखता है आयोडीन। वैसे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो फ्लोरीन क्लोरीन बताइएगा गैसियस स्टेट में होगा, फ्लोरीन का कलर बताइएगा लाइट येलो होगा और क्लोरीन का बताइएगा ग्रीनिश येलो होगा। लिक्विड में ब्रोमीन होगा, रेडिश ब्राउन होगा, सॉलिड के केस में आयोडीन होगा। और आयोडीन बताइए गैस और लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए आयोडीन जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो ब्राउन कलर का होगा और जब आयोडीन गैसेस फॉर्म में होता है तो बताएगा वायलेट कलर का होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन में जो एस्टाटीन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड अकर्स ओनली इन ट्रेसेस, बहुत कम पाया जाता है। और याद रखिएगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड अकर्स ओनली इन ट्रेसेस, बताइएगा बहुत कम पाया जाएगा। और हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा हेलोजेंस मीन्स सी साल्ट फार्मर। याद रखिएगा इसका मतलब होता है सी साल्ट फार्मर। तो इसका इसीलिए ज़्यादातर हेलोजेंस बताएगा सी वाटर में पाए जाते हैं। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। याद रखिएगा फ्लोरीन इस ग्रुप का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सुपर हेलोजन, इसीलिए इसको सुपर हेलोजन भी कहते हैं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, हेंस इट इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्रुप 17 या ग्रुप 7th ग्रुप के बारे में बात करें तो NH2 NP1 से लेकर बताइए NP5 होगा। तो NH2 NP5 होगा यानी P में 5 होगा और S में बताइएगा 2 होगा। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर +1 +3 +5 +7 एंड -1। जैसे देखिए HCl में -1 होता है और HClO में बताएगा +1 होगा, HClO2 में बताएगा +3 होगा, HClO5 में बताइए +5 होगा, HClO7 में +7 होगा। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए +1 +3 +5 +7 और -1 हो सकते हैं। और देखिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए इसको सुपर हेलोजन भी कहते हैं। और हेलोजन का मतलब होता है सी साल्ट फार्मर। और एस्टाटीन देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसीलिए ट्रेसेस में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा जो हेलोजेंस होते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो याद रखिएगा दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं ये। और देखिए अब इनकी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में आ जाते हैं। इनके बताएगा एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो कहेंगे द हेलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बताएगा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ क्वांटम सेल। याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिससे इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए बताएगा द हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नंबर्स ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे टॉप टू बॉटम। अब देखिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में देखते हैं तो कहेंगे दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बहुत कम टेंडेंसी होती है इसमें टू लूज इलेक्ट्रॉन। हेंस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। याद रखिएगा डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है? बढ़ती है। तो कहेंगे दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हेंस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और याद रखिए टॉप टू बॉटम कहेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बात याद रखेंगे आप। और देखिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको पता था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम, यही कहलाता था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो याद रखिएगा यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास टेंडेंसी लूज करने की बहुत कम होगी। और देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको बताया था द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन गैसेस आइसोलेटेड एटम, ये कहलाता था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। याद रखिएगा हैलोजेंस के पास मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होना चाहिए था फ्लोरीन में, लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से सबसे ज़्यादा क्लोरीन का हो गया, उसके बाद फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का है। तो ये है आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसमें? क्लोरीन में, जबकि होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन बाद में चला गया, क्लोरीन पहले आ गया, फिर फ्लोरीन आ गया, उसके बाद ब्रोमीन और फिर आयोडीन हो गया। याद रखिएगा। और आगे बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कहेंगे दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा फ्लोरीन जो होगा इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। याद रखिएगा जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद रखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। याद रखिए सबसे ज़्यादा जरा बताइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की होती है। याद रखिए फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। देखिए फ्लोरीन has comparatively lower bond energy due to small size and greater repulsion between lone pair। याद रखिएगा फ्लोरीन हैज कंपैरेटिवली स्मॉल, याद रखिए कंपैरेटिवली लोअर बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। इसीलिए देखिएगा सबसे ज़्यादा किसका? क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन, फिर बताइएगा लास्ट में आयोडीन है। ये आर्डर ऑफ इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की जरा बताइए स्मॉल साइज होती है जिससे बताइएगा रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, और सबसे लास्ट में किसका? आयोडीन का। तो देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात किया तो फ्लोरीन हैज कंपैरेटिवली लोअर बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। द आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। ये आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो याद रखिएगा दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। इस तरह से देखिए हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को देखा दूसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखा, फोर्थ नंबर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा, फिफ्थ नंबर पर हम लोग यहाँ पर बताइएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एनर्जी बताइएगा इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और अब देखिए हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ की। तो इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले ये जरा बताइए हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी इनको हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट कराते हैं ये देखते हैं। तो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन में, ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। याद रखें फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में होगा। देखिए H2 अगर बताइए फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो डार्क में ही रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर देखिए 2HF का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है।
डार्क में ही ये रिएक्शन हो जाती है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। लेकिन अगर क्लोरीन को हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो सनलाइट लेना पड़ता है, तब बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी HCl का फॉर्मेशन होता है, 2 मोल्स HCl का फॉर्मेशन होता है। जबकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो डायरेक्टली बताइएगा डार्क में ही बताइए HF का फॉर्मेशन कर देता है। क्लोरीन H2 से रिएक्ट करता है तो सनलाइट में HCl का फॉर्मेशन करता है। अगर और आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी में, ब्रोमीन से लेते हैं, ब्रोमीन को अगर H2 से रिएक्ट कराते हैं तो हीट लेनी पड़ती है, तब जाकर 2HBr बनता है। और आयोडीन को अगर रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन से तो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, तब जाकर कहीं HI का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब धीरे धीरे इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की तरफ क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती जा रही है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फ्लोरीन बताइएगा डार्क में ही रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन सनलाइट में रिएक्ट करता है, और ब्रोमीन बताइए हीट के प्रेजेंस में, और आयोडीन बताइए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन वो फ्लोरीन की है। और देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI, यानी बताइएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, HI की होगी, क्योंकि बताइए यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा HF की सबसे कम, उसके बाद HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। याद रखिएगा I- कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, इसीलिए आसानी से H+ आयन को डोनेट कर देगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। ग्लासेस आर सॉल्युबल इन HF, सो इट इज़ यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास, इसीलिए इसको एचिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्लासेस जरा बताइए सॉल्युबल होते हैं किसमें, HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, इसीलिए इसको एचिंग ऑफ ग्लास में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे की स्लाइड में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बताइएगा हाइड्रोजन हम लोगों ने चेक कर लिया, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में आते हैं। हैलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। याद रखिए हैलोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। याद रखिएगा फ्लोरीन एक तो OF2 बनाता है और O2F2 बनाता है। हाउ एवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। याद रखिएगा OF2 ही बताइएगा थर्मली स्टेबल होता है एट 298 केल्विन पर, जबकि ये OF2 और O2F2 दोनों का फॉर्मेशन करता है, लेकिन OF2 ही थर्मली स्टेबल होता है। तो हैलोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हीटिंग पर बताइए क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देखिए क्लोरीन ऑक्साइड की बात करें अगर हम लोग तो Cl2O बनाता है, ClO2 बनाता है, Cl2O6 बनाता है, Cl2O7 बनाता है। Cl2O में देखिएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, Cl2O में यहाँ पर +4 है, Cl2O6 है, Cl2O7 में +7 है। और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। Cl2O इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा Cl2O जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट का ये काम करता है फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्रोमीन ऑक्साइड की बात करते हैं, Br2O का फॉर्मेशन होता है, BrO2 बनाता है, BrO3 बनाता है। लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड हैं और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। याद रखिएगा लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड भी हैं और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो आयोडीन ऑक्साइड की बात करेंगे, I2O4 है, I2O5 है, I2O7 है, आर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। याद रखिएगा I2O4, I2O5, I2O7 और इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। याद रखिए हीटिंग पर डिकम्पोज हो जाते हैं। I2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में यूज किया जाता है I2O5 को। I2O5 is a very good oxidizing agent and used in estimation of carbon monoxide। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब चलिए हम लोग देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम लोग देख चुके हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हम लोगों ने देखा, ऑक्सीजन भी देख लिया। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, देखिए हैलोजन का हैलोजन से रिएक्टिविटी देख रहे हैं, यानी हैलोजन से रिएक्ट कैसे करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं हैलोजन्स का अदर हैलोजन से कैसे रिएक्शन होता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए हैलोजन कंबाइंस अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर्स ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखिए हैलोजन कंबाइंस अमंग्स देमसेल्फ टू फॉर्म या नंबर आपस में ही रिएक्ट कर एक नंबर ऑफ कंपाउंड जिनको नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिनको नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड या इंटर हैलोजन ऑफ द टाइप। देखिए कौन कौन से टाइप का हो सकता है, XX- हो सकता है, XX-3 हो सकता है, XX-5 हो सकता है, SS-7 हो सकता है। जहाँ पर वेयर X इज अ लार्जर साइज हैलोजन, X जरा बताइएगा लार्जर साइज हैलोजन होगा और X- क्या होगा, स्मॉलर साइज हैलोजन होगा। याद रखिएगा यहाँ पर X जो है लार्जर साइज हैलोजन, जैसे हम
हम लोगों ने अगर यहाँ पर Cl लिया x को तो बताएगा Cl है, तो अगर x-3 बना रहे हैं तो ClF3 बनेगा और या ClF5 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर x जो होगा लार्जर साइज हेलोजन होगा, या IF3 बना रहे हैं, IF5 बना रहे हैं, IF7 बना रहे हैं, तो देखिए I क्या होगा, लार्जर साइज जो x होगा वो लार्जर साइज हेलोजन होगा, जैसे IF7 में चेक करिए, और x डैश जो होगा स्मॉलर साइज हेलोजन होता है। याद रखिएगा लार्जर साइज हेलोजन जैसे बताएगा आयोडीन हो गया, स्मॉलर साइज बताएगा F हो गया, तो IF3, IF5, IF7 का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरह से ClF3, ClF5 बताइए इस तरह से बनता है। तो देखिएगा हेलोजन कंबाइंड्स अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर्स ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हेलोजन ऑफ द टाइप XS-, XS-3, XS-5, XS-7, where X is a larger size halogen and X dash is smaller size halogen। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन जो एनामलस बिहेवियर शो करता है उसकी बात करते हैं। तो फ्लोरीन शोज एबनॉर्मल बिहेवियर, फ्लोरीन बताएगा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। इसका काज क्या है, काज ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो इट हैज स्मॉलेस्ट साइज, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, साइज छोटी है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई देखिए कितनी सारी बातें, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है। तो देखिए कौन कौन सी बातों से यहाँ पर एनामलस बिहेवियर शो करता है, काज ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी साइज बहुत छोटी होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाईएस्ट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड की एनर्जी बताइए लो होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और बताइएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, डी ऑर्बिटल है नहीं, इसीलिए जरा बताएगा ये एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। तो देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज के होते हुए तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कौन कौन सा डिफरेंस है जो जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जा रहा है। तो डिफरेंस की यहाँ पर बात करते हैं। तो फ्लोरीन इज गैस लाइक क्लोरीन बट ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन एंड एस्टाटीन और सॉलिड। याद रखिएगा फ्लोरीन तो गैस होती है क्लोरीन की तरह, जबकि ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन और एस्टाटीन क्या होता है, सॉलिड होता है। HOX एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर वाइल HOF, याद रखिएगा HOF एग्जिस्ट ओनली एट -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा हाइपोहेलस एसिड की बात करें HOX तो एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हाइपोफ्लोरस एसिड की बात करें तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए HOX एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर वाइल HOF एग्जिस्ट ओनली एट बताएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक डिफरेंस है। HF इज लिक्विड वेयर एज अदर हाइड्राइड और गैसेज। याद रखिएगा HF लिक्विड होता है, जबकि अदर हाइड्राइड क्या होते हैं, जैसे HCl हो गया और बताएगा HBr हो गया, HI हो गया, ये सब क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इस तरह से बताएगा फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसके काज भी हम लोगों ने बता दिया। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाई, यहाँ पूछा गया है हैलोजेंस का मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाई हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज। याद रखिएगा आंसर क्या है, हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव in their respective period, therefore high effective nuclear charge, इनका effective nuclear charge बहुत ज़्यादा होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा they readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration। इसीलिए ये बहुत तेजी से बताएगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा हैलोजेंस है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर है हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड एंड देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज अ रिजल्ट they readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया, इसीलिए इनकी बताइए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है
Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine. Why? देखिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन. ऐसा क्यों होगा? इसका रीजन है, आंसर देखिए यहाँ पर, इट इज ड्यू टू लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ एफ बॉन्ड. याद रखेगा, लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ एफ बॉन्ड का यहाँ पर लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होता है. दूसरा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस, यानी इसकी हाइड्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है. हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस होगा. तो देखिए दो रीजन यहाँ पर हमने बता दिया, एक लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ एफ बॉन्ड और हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. देखिए राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH. इज दिस रिएक्शन इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जस्टिफाई. देखिए यहाँ पर Cl2 को हम लोग हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं, 5 NaCl बन रहा है, NaClO3 का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. और देखिए पूछा गया क्या ये डिसप्रपोर्शन की रिएक्शन है? बिल्कुल ये डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है. यस, क्लोरीन फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है? चेंज टू -1 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. देखिए NaClO3 में क्लोरीन का +5 है और NaCl में बताएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो जीरो से बताएगा ये -1 में जा रहा है और +5 में जा रहा है. इसका मतलब जीरो से -1 में गया तो यहाँ पर एक ही स्पीसीज का क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन हुआ. और जीरो से +5 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है. इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है. सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है. तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. दूसरा देखिए क्वेश्चन है, नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन. देखिए यहाँ पर पूछा गया है 2 पॉइजनस गैसेस का नाम बताना है जो कि क्लोरीन से बनाई जाती हो. एक है फॉस्जीन COCl2 और दूसरा है टीयर गैस, याद रखिएगा क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं इसको, CCl3NO2. याद रखिएगा क्लोरोपिक्रिन है, टीयर गैस है, याद रखिएगा यहाँ पर CCl3NO2 और COCl2 यानी फॉस्जीन के बारे में यहाँ पर कहा गया है. देखिए नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, तो फॉस्जीन और टीयर गैसेस है. देखिए इसके आगे बात करते हैं. व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3. याद रखिएगा व्हेन 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 आर मिक्स्ड, ये एक्वारेजिया कहलाता है. एक्वारेजिया में बताइए क्या होता है? 3 पार्ट्स HCl का होता है और 1 पार्ट बताइए कंसंट्रेटेड HNO3 का होता है. व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 आर मिक्स्ड, एक्वारेजिया इस फॉर्म एक्वारेजिया बनता है विच इज यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल. एग्जाम्पल में गोल्ड है, प्लेटिनम है. याद रखिएगा एक्वारेजिया नॉर्मली गोल्ड या प्लेटिनम बताएगा डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बताइए नोबल मेटल होते हैं इसलिए डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन एक्वारेजिया में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं और किसी एसिड में नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते हैं. देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 3 पार्ट्स किसका HCl का लिया और 1 पार्ट क्या कंसंट्रेटेड HNO3 का लिया. तो व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 आर मिक्स्ड, एक्वारेजिया इज फॉर्म which is used for dissolving noble metal, example gold and platinum. देखिएगा Au यहाँ पर 4H+ है, गोल्ड 4H+ और नाइट्रेट के साथ है और HCl बताएगा 4Cl- के साथ है. क्या बनाता है? AuCl4- बनाता है, NO बनाता है प्लस H2O बनाता है. इसका मतलब इसमें डिजॉल्व हो जाता है. इसी तरह प्लेटिनम देखिए 3 प्लेटिनम है, 16H+ है, 4 नाइट्रेट है और 18Cl- है. क्या बना देता है? 3PtCl6 का फॉर्मेशन, 3PtCl6 की पावर -2 प्लस 4 NO का फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर भी बनता है. तो देखिए एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम जो कि नोबल मेटल हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल ये डिजॉल्व नहीं होते हैं. ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की. तो चलिए ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की बात यहाँ पर करते हैं. और देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की बात करते हैं तो फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन कौन सा ऑक्सी एसिड बनाता है इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लोरीन कौन सा ऑक्सी एसिड बनाता है. देखिए HOF का फॉर्मेशन करता है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है. हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड जो स्टेबल होता है एट माइनस, बताइए स्टेबल एट -40 डिग्री सेल्सियस पर. कितने पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है हाइपोफ्लोरस एसिड. याद रखिएगा नॉर्मली ये स्टेबल नहीं होता है. अब चलिए क्लोरीन के यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं. तो क्लोरीन के बताइएगा ऑक्सी एसिड की बात करते हैं. क्लोरीन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. तो क्लोरीन देखिएगा क्लोरीन HOCl का फॉर्मेशन भी करता है, HOClO का फॉर्मेशन भी करता है, HOClO2 का फॉर्मेशन भी करता है, HOClO3 का फॉर्मेशन भी करता है. इसका मतलब HOCl यानी HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ये सभी का फॉर्मेशन करता है.
ये देखिए हाइपोक्लोरस एसिड है, क्योंकि यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्लोरीन का, तो हाइपोअस लगाते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। और देखिए ये क्लोरस एसिड है, यहाँ पर देखिए HOCl है, HClO2 है एक तरह से, ये क्लोरस एसिड है, यहाँ पर +3 होगा। याद रखिए +1 में हाइपोअस होता है, +3 में अस होता है, +5 में इक होता है, +7 में पर इक होता है। इसके बाद देखिए HOClO2 है, इसका मतलब HClO3 है, यहाँ पर +5 आएगा, यहाँ पर क्लोरिक एसिड है। और देखिए यहाँ पर HOClO3, इसका मतलब HClO5 है, यहाँ पर +7 आएगा, तो बताइएगा पर क्लोरिक एसिड यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए HClO5 यहाँ पर देखिएगा HClO4 होगा, तो HClO4 यहाँ पर है, तो बताइए क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड है। तो याद रखिएगा जब HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड होता है, जब HClO2 होता है तो क्लोरस एसिड होता है, जब HClO3 होता है तो बताइए क्लोरिक एसिड होता है, जब HClO4 होता है तो बताइएगा पर क्लोरिक। इसका मतलब ये HOCl का फॉर्मेशन HClO का भी फॉर्मेशन करता है, HClO2 का भी फॉर्मेशन करता है, HClO3 का फॉर्मेशन भी करता है और HClO4 का फॉर्मेशन भी करता है। तो यहाँ पर हाइपोअस, अस, इक और पर इक सभी का फॉर्मेशन होता है, जबकि फ्लोरीन में सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो भी स्टेबल होता है कितने पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन देखिए HBrO3 यहाँ पर, यानी HOBrO2 ब्रोमिक एसिड हो गया यहाँ पर, और HOBrO3 इसका मतलब HBrO4 है, और ये पर ब्रोमिक एसिड है, तो ये भी एक तरह से यहाँ पर ब्रोमिक एसिड बताएगा पर ब्रोमिक एसिड और सभी का फॉर्मेशन करता है। आयोडीन की बात करते हैं, यहाँ पर आयोडीन में देखिए HiO3 यानी आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करता है मेनली, और HiO4 यानी पर आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अक्सर सारे एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरीन तो देखिए HClO भी बनाता है आसानी से, HClO2 भी बनाता है, HClO3 भी बनाता है, HClO4 भी बनाता है। ब्रोमीन ज़्यादातर देखिए HBrO3 का फॉर्मेशन करता है और HBrO4 का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से आयोडीन भी HiO3 का फॉर्मेशन करता है और HiO4 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए आपको बता दें जब +1 होता है, +1 अगर ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो हाइपोअस लगाते हैं, +3 होता है तो अस लगाते हैं, +5 होता है तो इक लगाते हैं और +7 होता है तो पर इक लगाते हैं। ये हैलोजेंस की फैमिली के लिए आपको बता रहे हैं, यानी 17 ग्रुप के फैमिली के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए और इसके आगे बात करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। इसके जो यहाँ पर ऑक्सी एसिड है, इसमें देखिए HClO4 का याद रखिएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पर क्लोरीन का। तो याद रखिएगा जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंटर एटम का, उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसीलिए HClO4 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद HClO3 में, फिर HClO2 में, फिर HClO में। याद रखिएगा यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए बताएगा पर क्लोरिक एसिड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरिक एसिड का, फिर बताएगा यहाँ पर क्लोरस एसिड का, फिर बताएगा हाइपोक्लोरस एसिड का। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, क्लोरीन पर 3 लोन पेयर, HOCl का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरिक एसिड में देखिएगा, क्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लोरिक एसिड में HClO2, यहाँ पर बताइए क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड का देखिएगा गलती से यहाँ पर बताइएगा क्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, ये क्लोरस एसिड है, दूसरा जो बन रहा है या क्लोरस एसिड है, बताइए यहाँ पर गलती से बताएगा ये क्लोरिक एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखिए HOClO का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरिक एसिड ये है, HClO3 है यहाँ पर, जरा बताइएगा क्लोरिक एसिड में, और HClO4 क्या है, पर क्लोरिक एसिड है। सभी के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये क्लोरिक एसिड नहीं, ये क्लोरस एसिड है, याद रखिएगा, इसको काट देते हैं यहाँ पर, और ये है क्लोरस एसिड, याद रखिएगा क्लोरस एसिड है, क्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये है, और ये क्लोरिक एसिड है, और ये पर क्लोरिक एसिड। देखिए अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो हाइपोक्लोरस, और यहाँ पर देखिए क्या है +3 है, तो बताइए क्लोरस एसिड होगा। ये गलती से यहाँ पर क्लोरिक एसिड लिखा हुआ, क्लोरस एसिड है, और ये क्लोरिक एसिड है, और ये पर क्लोरिक एसिड है। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड यहाँ पर देखिए हेलोजन में रिएक्ट टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ द टाइप्स, देखिए X1 डैश, और बताइएगा यहाँ पर X3 डैश, और बताइएगा यहाँ पर आपको बता दें X जो होगा वो लार्जर साइज हेलोजन होगा, और X डैश जो होगा स्मॉलर साइज। जैसे बताइएगा यहाँ पर X को हमने लिया लार्जर साइज हेलोजन में क्लोरीन, और X डैश को क्या ले लिया, यहाँ पर F ले लिया फ्लोरीन। इसका नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, ClF BrF BrCl ICl IBr IF हो गया। इसी तरह से देखिएगा X डैश 3 यहाँ पर है, और X जो है लार्जर, बताइए X लार्जर साइज हेलोजन है, और X डैश क्या है, स्मॉलर साइज हेलोजन है। तो देखिए यहाँ पर ClF3 BrF3 IF3 और ICl3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है।
इसी तरह से देखिएगा XS-5 भी बनता है और XS-7 भी बनता है। तो XS-5 की बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा X आपको बताया था लार्जर साइज हेलोजन होगा और X डैश क्या होगा, स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। तो देखिए Cl5 बन गया, Br5, IF5 उल्टा नहीं बन सकता, याद रखिएगा FCl5 नहीं बन सकता है। Cl5 बनेगा, Br5 बनेगा, IF5 बनेगा और इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। देखिए X डैश बताएगा 7 यहाँ पर लिखते हैं, IF7 इसका एग्जाम्पल है, पेंटागोनल पाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, इसका उल्टा नहीं बन सकता, Fi7 नहीं बन सकता। यहाँ पर X जो होगा लार्जर साइज हेलोजन होगा और X डैश क्या होगा, स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। और देखिएगा यहाँ पर देखिए ये सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो पीछे भी हम लोगों ने बताया यहाँ पर, और यहाँ पर भी बता रहे हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड है। अब प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे Cl2 और F2 का इक्वल वॉल्यूम अगर ले लें और हीट कर दें तो बताएगा 2ClF का फॉर्मेशन हो जाता है। और Cl2 और बताएगा 3F2 एक्सेस में ले लिया फ्लोरीन को और बताइए हीट कर दिया, क्या बन गया, ClF3 का फॉर्मेशन हो गया। Br2 और 3F2 को यहाँ पर डाइल्यूट विथ वाटर के साथ डाइल्यूट करा दें तो 2Br3 यहाँ का F3 2BrF3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर Br2 और 5F2 एक्सेस में हम लोगों ने लिया और देखिए 5F2 एक्सेस में बताइए क्या बन गया, 2BrF5 का फॉर्मेशन हो गया। I2 + 3Cl2 एक्सेस में लिया, देखिए R2ICl3 का फॉर्मेशन हो गया, इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इक्विमोलर बताएगा I2 + Cl2 ले लिया तो 2ICl का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो देखिए ClF क्या होगा, एक कलरलेस यहाँ पर गैस होगा, जबकि Brf जरा बताएगा पेल ब्राउन गैस होता है। IF एंड BrCl क्या होता है, आल्सो गैसेस। ICl रूबी रेड सॉलिड होता है अल्फा फॉर्म में और ब्राउन रेड सॉलिड होगा बीटा फॉर्म में। ये सब याद रखिएगा, एक एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहे आपको। IBr इस ब्लैक सॉलिड होगा। ClF3 टी शेप का होता है, कलरलेस गैस होती है। BrF3 भी टी शेप का होता है, येलो ग्रीन गैस लिक्विड होती है। IF3 बताइए येलो पाउडर होता है और ICl3 ऑरेंज सॉलिड होता है। सारे के सारे यहाँ पर टी शेप के होते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सबके कलर की बात की गई। अब देखिए आगे आपको बता दें, IF5 जो होता है ये कलरलेस गैस होता है बट सॉलिड एट 77 केल्विन पर। BrF5 एंड Cl5 आर कलरलेस लिक्विड हैविंग स्क्वायर पिरामिडल शेप। कैसा शेप रखता है भाई, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप रखता है, याद रखिएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप रखता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो है नंबर्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो कितना है, यहाँ पर 6 है। तो इस तरह से यहाँ पर sp3 D2 का स्ट्रक्चर बनता है, एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। और इसी तरह से ClF5 है वो कलरलेस लिक्विड होगा हैविंग पिरामिडल शेप। और ClF3 को हम लोगों ने बताया था पीछे क्या होता था, टी शेप होता था। IF7 जो होता है कलरलेस गैस होता है और पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 7 के 7 बॉन्ड पेयर हैं, सातों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। जबकि ClF3 में बात किया था तो 3 बॉन्ड पेयर थे और बताएगा 2 लोन पेयर थे। ClF5 में 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था। और इनके शेप की बात भी हम लोग किया था, ClF3 में जरा बताइए टी शेप बताया था। और देखिए यहाँ पर पीछे हम लोगों ने बताया ClF3 हो, BrF3 हो या IF3 सब में टी शेप्ड होगा। जबकि IF5 हो या ClF5 हो कलरलेस, यहाँ पर देखेगा ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। IF7 बताइए पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है। सारे के सारे डायमैग्नेटिक हैं और देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लिटिल हायर देन हेलोजन। याद रखिएगा इनकी जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है इनके मेल्टिंग पॉइंट बताएगा हेलोजन से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लिटिल हायर देन हेलोजन, हेलोजन से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और दे आर मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हेलोजन। याद रखिएगा ये इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हैं दे आर मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हेलोजन, हेलोजन से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, यही फ़ायदा है इनको बनाने का। आगे चलिए स्लाइड में बात करते हैं। दे गेट हाइड्रोलाइज टू फार्म, देखिएगा दे गेट हाइड्रोलाइज टू फार्म हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोलाइज होकर बताइए क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइपोहेलस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए BrF है और H2O है और BrF और H2O बताइए हाइड्रोलाइज हो जा रहा है BrF और बताइए HF बन जा रहा है हाइड्रोजन हैलाइड। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया और HOBr इसका मतलब एक तरह से हाइपोब्रोमस एसिड का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो BrF देखिएगा वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और यहाँ पर हाइपोब्रोमस एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जब भी बताइएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टोर होगी तब भी हाइपो अस लगता है। जब +3 होती है तो अस लगता है, +5 होता है तो 1 लगता है, +7 होता है तो
पर एक लगता है, ये बात याद रखेगा। हेलोजन एसिड की बात करते हैं, HF रिमेन्स इन द एसोसिएटेड स्टेट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखेगा HF जो होता है रिमेन्स इन एसोसिएटेड स्टेट में होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखिएगा व्हेनेवर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अटैचेस विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए HF बताएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। इट्स प्रॉपर्टीज आर क्वाइट एबनॉर्मल, इट इज लिक्विड एंड हैज हाई BP। याद रखेगा HF जो होता है ये बताइए लिक्विड होगा और इसकी हाई BP होगी। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा जरा बताइएगा किसका, HF का होगा, क्योंकि बताइएगा HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सबसे कम होना चाहिए था लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा हो जाती है। और देखिए सबसे कम HCl का, फिर HBr का, फिर HI का होगा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा HF का होगा। तो देखिए यहाँ पर HF का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो HI का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। I- इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये स्टेबल होगा, आसानी से H+ आयन को डोनेट कर देगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने की वजह से बताइए HI का सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक पावर सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम HF की होगी। तो HF, HCl, HBr ये बताइए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करेंगे तो HI का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होता है, बहुत तेज़ी से ये ब्रेक कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसके बाद बताएगा HBr होगा, फिर HCl होगा। सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, HF की होगी। और देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा HF की, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, HF की होगी, उसके बाद HCl की होगी, फिर HBr की, तब HI की होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा HF की, फिर HCl की, फिर HBr की और HI की। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज करेगी। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने भाई यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, एसिडिक नेचर को देख लिया, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर को देखा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखा, थर्मल स्टेबिलिटी को भी चेक कर लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा HF की ही होगी। और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यहाँ पर देखा आर्डर से रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ Br(F3 ऑन द बेसिस ऑफ वेसिपर थ्योरी, द सेंट्रल एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बताएगा ब्रोमीन के लास्ट एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, और 3 बताइए बॉन्ड पेयर बन गया और 2 लोन पेयर बन गया। तो बताएगा यहाँ पर Br(F3 का फॉर्मेशन हो गया, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 बताएगा दो यहाँ पर लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें जरा बताएगा 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। और पीछे हम लोगों ने बताया भी था ClF3 हो, Br(F3 हो, सभी क्या होते हैं, T शेप के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देखिए वेसिपर थ्योरी, दीज विल ऑक्युपाई द कॉर्नर ऑफ trigonal bipyramidal 3 fluorine atom. The 2 lone pair will occupy the equatorial position to minimize the lone pair and bond pair repulsion. The shape would be bent T shape. याद रखिएगा यहाँ पर according to देखिए वेसिपर थ्योरी कहेंगे these will occupy the, यहाँ पर चेक करिए the central atom has 7 electron in valence shell, or according to Vesper theory these will occupy the corner of trigonal bipyramid 3 fluorine atom. The 2 lone pair will occupy the equatorial position to minimize the lone pair and bond pair repulsion, जिससे इसका शेप क्या हो जाएगा, T शेप का हो जाएगा। यूजेस में चेक करते हैं, यहाँ पर यूज की बात करते हैं, these compound can be used as non poisonous non aqueous, याद रखिएगा these compound can be used as non aqueous solvent की तरह यूज करते हैं, non aqueous solvent की तरह यूज करते हैं। वेरी यूजफुल इन फ्लोरीनेटिंग एजेंट, याद रखिए फ्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है। ClF3 Br(F3 आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन द इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। याद रखिए UF6 का फॉर्मेशन करता है ClF3 और Br(F3 इस तरह। देखिए why is HCl is more reactive than why is ICl is more reactive than I2? ICl क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2 से? तो देखिए इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। देखिए याद रखिएगा इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन ड्यू टू वीकर XX' बॉन्डिंग देन XXX बॉन्ड। याद रखिएगा ड्यू टू वीकर XX' बॉन्डिंग देन XX बॉन्ड। देखिए XX में सिमिलर एटम आपस में कंबाइंड करते हैं I2 में, जबकि यहाँ पर बताएगा एक X होगा जो लार्जर साइज हेलोजन होगा और X' जो होगा स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। दस ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। याद रखिएगा इसीलिए ICl मोर रिएक्टिव होता है किससे, I2 से। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या है। देखिए इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन ड्यू टू वीकर XX' बॉन्डिंग देन XX बॉन्डिंग। सो ICl इज मोर रिएक्टिव क्योंकि यहाँ का बॉन्ड जो होगा वीक होगा
तो वीक होगा। एक्स एक्स कंपेरिजन में एक्सेस का बांड बताएगा स्ट्रांग होगा। तो ICL क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन I2 के होता है।